अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिफेक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने नेचुरल कॉजेज़ के बारे में पढ़ा था कि वो कौन कौन सी कॉजेज़ है जिनकी वजह से जो है हमारी लीगल कैपेसिटी डिफेक्टिव हो जाती है। इस वीडियो में हम अक्वायर्ड कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर के जो है समझना स्टार्ट करते हैं। अब अक्वायर्ड कॉजेज़ कौन सी होती हैं? दीज आर दोज कॉजेज़ डेट आर क्रिएटेड बाय मैन, यानी कि जो हमारी वजह से जो है ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी लीगल कैपेसिटी को। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैन मेड होते हैं, उनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है इंटॉक्सिकेशन की। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेरली सस्पेंड्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल फैकल्टी, यानी ठीक है आपका जहन जो है आर्जी तौर पे सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। इट डज नॉट कॉज अ चेंज इन द कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन, और इसकी वजह से जो है आपकी कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इबादत आर इस्टेब्लिश अगेंस्ट सच अ पर्सन एंड ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर डिलेड परफॉर्मेंस, और वो डिले करता है, कज़ा करता है इबादत में, तो उस पर भी जो है वो लायबल होगा। यहीं पर अगर हम देखें सिविल साइड पे ट्रांजेक्शन्स पे, तो एनी ट्रांजेक्शन और एक्नॉलेजमेंट ही मेक्स इज़ वैलिड एंड इन्फोर्सेबल अगेंस्ट हिम। अगर कोई भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करता है तो वो वैलिड होंगी और अगेंस्ट हिम इन्फोर्सेबल होंगी। ही अक्वायर्स क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स कमिटेड इन सच स्टेट, और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी जो है उसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होंगी उस कंडीशन के अंदर अगर वो कोई भी क्रिमिनल एक्ट वगैरह करता है। ही कैन retract his confession made in this state regarding a case of हुदूद। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अगर उसने इंटॉक्सिकेशन की हालत में कोई भी कन्फेशन वो करता है तो वो उससे रिट्रैक्ट कर सकता है अगर कोई हुदूद के केसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हुदूद की पेनल्टीज जो है काफ़ी टफ होती हैं, तो इसी वजह से सिर्फ हुदूद केसेस में वो अपने कन्फेशन से रिट्रैक्ट भी कर सकता है अगर वो नशे की हालत में कोई कन्फेशन करता है तो। ठीक है, यहीं पे फर्दर बताया गया है कि इफ़ द एक्ट्स ऑफ ड्रंकन पर्सन आर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम liability, it will become a means for the commission of offense and for evading liability। अब यहाँ पर क्यों उसको लाइबल करार दिया गया है इबादत के मामले में, क्रिमिनल के मामले में ट्रांजेक्शन्स, यानी कि उसकी इंटॉक्सिकेशन का कोई भी असर नहीं होगा, ना ही उसके राइट्स पे ना ही उसके ड्यूटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? वो इस वजह से किया गया है कि अगर आप छूट दे दोगे किसी भी ड्रंकन पर्सन को, किसी भी नशे को, ठीक है, तो ये जो है इससे क्या होगा, उसके लिए एक मीन्स तैयार हो जाएंगी, राह फरार बन जाएगी कि वो फिर नशे की हालत में हर कोई जो है ऑफेंस करता फिरेगा और बाद में ये कह देगा कि भाई क्योंकि मैं तो नशे की हालत में तो इस वजह से उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं आएगी। इस वजह से उसको एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। ठीक है, उसको लायबल किया गया है तीनों खिताब में। अब जो है हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल। ठीक है, अक्वायर्ड कॉजेज़ में वो जो कि है जेस्ट। ठीक है, जेस्ट यानी कि हज़ल। इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन यूज वर्ड्स विदाउट इंटेंडिंग टू कन्वे आइदर देयर प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग ही सेड टू स्पीक इन जेस्ट, यानी कि अगर आप जो है कोई ऐसे बात कर रहे हो या कुछ ऐसे अल्फाज कह रहे हो जिसका आपका जो इंटेंशन नहीं है, ना तो उसकी प्राइमरी जो मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, ना ही आपका इंटेंशन उससे रिलेटेड होता है, ना ही उससे मिलती जुलती और कोई अगर जो मकासद निकलते हैं, ना ही आपका इंटेंशन वो होता है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ ऐसी एक्ट्स कर देते हो या कुछ ऐसी बात कर देते हो तो वो कंडीशन, वो स्टेट क्या कहलाती है? ये कहलाता है कि वो पर्सन जो है हज़ल की हालत में था। ठीक है, तो अब जो स्पीकिंग इन जेस्ट यानी कि हज़ल की हालत में होने का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता कैपेसिटी फॉर एक्यूजिशन पे। ठीक है, यानी कि राइट्स को अक्वायर करने की कैपेसिटी पे कोई इसका अफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो पर्सन जो है ना ही अपना इंटेलेक्ट खोता है ना ही डिस्क्रिएशन। ठीक है, अपनी जो है रुश्द और अकल वगैरह उसके अंदर होती है। ठीक है, और वो नेचुरल पर्सन भी है। अब यहाँ पर इस वजह से जो है इसका कोई अफेक्ट नहीं होता है कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे। अब यहीं पर बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सेइंग है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप कहते हो तो उसको सीरियसली लिया जाता है, और वो ऐसी हैं कि मैरिज हो गई या डाइवोर्स हो गया या फ्रीइंग ऑफ स्लेव, गुलाम का आज़ाद करना, तलाक देना या शादी करना। ठीक है, अपने निकाह में लेना किसी को। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि अगर आप जो है जेस्ट की हालत में बोलोगे, हज़ल की हालत में बोलोगे, यानी कि आपका इंटेंशन नहीं
था डाइवोर्स देने का, लेकिन आपने कह दिया तो फिर भी जो है ये इसके ऊपर जस्ट की एक जो है कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, इनको सीरियसली ही लिया जाता है। ठीक है, ये जो है जस्ट के बारे में डिटेल है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका लीगल इफेक्ट, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कैपेसिटी फॉर एक्विजिशंस के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडिस्क्रिएशन के ऊपर, जो कि अनदर एग्जाम्पल है अक्वायर्ड कॉजेस में। इंडिस्क्रिएशन जिसको हम सफ़ा कह रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि कंसर्न है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है तो वो केयरलेसली करता है, इतनी केयरलेसली करता है कि अगर उसकी जगह कोई और प्रूडेंट माइंड, कोई भी समझदार बंदा मौजूद होगा तो वो उसको अवॉइड करता। ठीक है, लेकिन उसने वो ट्रांजेक्शन करी। तो ऐसी कोई भी केयरलेस ट्रांजेक्शन अगर कोई भी बंदा करे, जो कि एक आम इंसान करेगा ही नहीं, उसको अवॉइड करेगा, उसको हम कहते हैं इंडिस्क्रिएशन। ठीक है, ये जो है सफ़ा का अफेक्ट जो है क्या होता है, इस सब्जेक्ट टू इंटरडिक्शन होता है। इंटरडिक्शन हजर जो है इस्लाम में उस कंडीशन को कहते हैं, उस प्रोहिबिशन को कहते हैं कि जिसमें जो है आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे डीलिंग्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगा दी जाती है, उस प्रोहिबिशन को जो है इंटरडिक्शन कहा जाता है। और अबू हनीफा की अकॉर्डिंगली जो इंटरडिक्शन का पीरियड है वो 25 साल तक की उम्र तक का होता है। 25 साल की उम्र के अंदर अगर कोई भी पर्सन जो है ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो कि अगर उसकी जगह कोई और बंदा करता तो वो उसको कभी होने नहीं देता, ऐसी कोई भी केयरलेस ट्रांजैक्शन वो कर लेता है तो वो जो है इंडिस्क्रिएशन कहलाएगी, सफ़ा कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर 25 साल के बाद अगर कोई करता है तो वो इंटरडिक्शन की उसके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लगेगी, यानी कि इंटरडिक्शन की प्ली नहीं ले सकता और उसका जो है अफेक्ट होगा। ठीक है, सफ़ा का। उसके बाद हम आ जाते हैं अनदर एग्जाम्पल पे, जो कि है कॉर्जन या फिर ड्यूरेस, जिसको हम इकराह कहते हैं, इकराह ताम और इकराह नाकिस वगैरह। ठीक है, इकराह यानी कि कॉर्जन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप को जो है फोर्स किया जाता है किसी काम को करने के लिए आपकी मर्जी के बिना। ठीक है, तो इसको हम कॉर्जन कहते हैं। इसका जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होता कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन पे या फिर कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है ये अफेक्ट नहीं कर रही होती ना ही आपकी लाइफ को, ना ही आपकी रीजनिंग को, ना ही आपकी डिस्क्रिएशन को। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर फोर्स कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए तो इससे आपकी अकल के ऊपर, आपकी डिस्क्रिएशन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा, ना ही आपकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई इसकी भी आगे फर्दर काइंड्स हैं, अगर कोई वो अनलॉफुल एक्ट्स वगैरह करने के लिए कह रहा है, इलीगल एक्ट्स करने के लिए कह रहा है, तो फिर यहाँ पे आपकी एग्जेम्पशंस हैं। अदरवाइज जो है इसमें सिर्फ आपकी फ्री कंसेंट और विलिंगनेस अफेक्ट होती है, यहाँ पर जो है वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होती, कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन, कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ जाती है, वो है मिस्टेक एंड इग्नोरेंस, जिसको हम खता या शुबा या जहल कहते हैं। ठीक है, अब इग्नोरेंस और मिस्टेक जो है ये भी अफेक्ट नहीं करती कैपेसिटी फॉर एक्विजिशन को, ना ही इनका कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन पे अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक बंदा जो है वो इतनी अकल और अंडरस्टैंडिंग जो है वो रख रहा होता है। ठीक है, राइट्स अक्वायर करने के लिए उसका नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी है। तो ये कोई बंदा जो है यहाँ पर अगर कोई वो मिस्टेक कर रहा है या इग्नोरेंस वाले एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर वो नेचुरल पर्सन है तो उसके राइट्स तो हैं ही। ठीक है, अगर कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो है उसके पास अक्ल और अंडरस्टैंडिंग इतनी मौजूद होती है। ठीक है, तो इग्नोरेंस और मिस्टेक जो है कॉजेज नहीं है डिफेक्टिव ऑफ कैपेसिटी के, बल्कि ये सिर्फ स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं डिफेंस के या एग्जेम्पशन के। ठीक है, यानी कि जो प्ली लेता है अक्यूज, बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स उसको जो दिए जाते हैं, या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्लीज ली जाती हैं, तो ये सारे स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं, ये कॉजेज नहीं हैं डिफेक्ट के। ठीक है, तो ये थे सारे अक्वायर्ड कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव कैपेसिटी जो कि मेन मेड क्रिएटेड बाय मेन कॉजेज हैं, जिसमें हमने इंटॉक्सिकेशन को डिस्कस किया, हमने जेस्ट को डिस्कस किया। ठीक है, और हमने जो है साथ में इंडिस्क्रिएशन को डिस्कस किया, हमने कॉर्जन को डिस्कस किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इग्नोरेंस को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी जो है अक्वायर्ड कॉजेज हैं जो कि डिफेक्ट पैदा कर देती हैं कैपेसिटी में, और आप जो है लीगली कैपेबल नहीं होते हो कभी राइट्स को अक्वायर करने के लिए या कभी जो है अपनी ड्यूटीज़
फॉर्म करने के लिए। तो दीज आर द बोथ कॉजेज। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल कॉजेज के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हमने एक्वायर्ड कॉजेज के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको जो अच्छे से कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव कैपेसिटी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।